सारा प्रणाम। मैं हूं आनंद विजय सिंह। स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस में। गुजरात की बिसात। गुजरात में आज चुनावी सोमवार है और हर दल एक दूसरे पर वार कर रहा है। दरअसल रैलियों के सुपर सोमवार को प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक और राहुल गांधी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक गुजरात में जोर आजमाइश में जुट गए हैं। पीएम मोदी एक बार फिर कांग्रेस के एक बयान पर अपनी सियासी बाजी खेल गए। 2007 के मौत के सौदागर, 2017 में चाय वाला और नीट से लेकर 2022 में औकात वाले बयान के सहारे पीएम मोदी कांग्रेस को आखिरी राउंड में पटखनी देने का दांव चल दिया है। उधर 2017 में जिस गुजरात में कांग्रेस ने 61 से 77 सीट हासिल कर बीजेपी को 100 से नीचे ढकेल दिया, उसी गुजरात में अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह हथियाने की जुगत में लग गई है। शायद यही इनसिक्योरिटी राहुल गांधी को गुजरात खींच लाई है और वो पूरे जोर शोर से प्रचार में जुट गए हैं। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों के लिए दिसंबर के पहले हफ्ते में मतदान होना है। पहले चरण में 1 दिसंबर को और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को वोटिंग है। गुजरात बीजेपी का एक ऐसा किला है जिसे बचाने के लिए इस बार वो साम दाम दंड भेद हर रणनीति अपना रही है। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में ताल ठोक रही है, यानी गुजरात में जंग दिलचस्प है। तो आज बड़ी बहस में चर्चा गुजरात की विधानसभा का चुनाव 182 सीटों के लिए जोर आजमाइश। बीजेपी 27 साल से सत्ता में है। अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में उतर आए हैं। कांग्रेस राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा से लाकर गुजरात में आई है। हिमाचल तो नहीं गए, लेकिन गुजरात में उन्होंने सभाएं शुरू कर दी हैं करनी। उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान लगातार कमान संभाले हुए हैं और इस पूरी लड़ाई को त्रिकोणात्मक बना दिया है आम आदमी पार्टी ने। तो आज चर्चा गुजरात की बिसात पर बड़ी बहस में हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका। आम आदमी पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी के नेता रमेश उपाध्याय जी माफ करेंगे रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ इस चर्चा में है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का दिन खास है, सुपर सोमवार, और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से गुजरात में आए हैं और गुजरात में चुनावी सभाएं की हैं। तो आपके लिए आज खास दिन है। अजय जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से कि हिमाचल प्रदेश में नहीं गए लेकिन गुजरात में आए। क्या ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सीधे मुकाबले से किनारे ढकेल दिया है, इसलिए राहुल गांधी की जरूरत पड़ी? ना आने की बात अभी तक कही जा रही थी, लेकिन अब गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए मैदान में राहुल गांधी को कांग्रेस को उतारना पड़ा। देखिए, दो बातें हैं। गुजरात और हिमाचल का इक्वेशन समीकरण टाइमिंग का मामला है। अभी जहां है राहुल गांधी जी, वो है महाराष्ट्र से, अभी अकोला से जस्ट आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से सूरत और राजकोट की जो रैली आज की जा रही है तकरीबन कंपैरेटिवली नजदीक है। पहली बात। दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी का जो आपने प्रश्न किया है, आप एक बुद्धिमान पत्रकार हैं। जो परिस्थितियां हैं गुजरात में, हम से ही पिछले 15 दिनों से वहां रहा हूं और फिर कल जा रहा हूं, तो हमने देखा है हालात ग्रामीण एरिया में कहीं दूर दूर तक आम आदमी पार्टी का कोई नाम भी नहीं जानता। ठीक है, दावा करने के लिए आम आदमी पार्टी जितना बड़ा दावा कर दे, वो तो दावा कर रही है कि भाई वो सरकार बना रही है, उसको रॉ का और आईबी का रिपोर्ट मिल गया है, लेकिन ये सब बकवास वाली बात है। सच्चाई ये है कि वहां कांग्रेस और भाजपा में लड़ाई है। हाँ, मुद्दे जो है, मुख्य मुद्दे हैं इस बार, वो 3 मुद्दे हैं। पहली मुद्दा जो है, सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा मैं मानता हूँ, लोगों के वहां रोजी रोजगार का और देश में और स्थानीय स्तर पर जो महंगाई है। दूसरा मुद्दा है, जिस तरह से वहां पे लगातार शराबबंदी के बावजूद शराब से सैकड़ों लोग मारे गए, कोई न्याय उनको नहीं मिला, कोई बड़ी मछली नहीं पकड़ी गई। उसी तरह ड्रग्स का एक तरह से एक पर्टिकुलर पोर्ट से, अडानी के मुद्रा पोर्ट से ही लगातार ड्रग बरामद हो रहा है। एक तरह से ड्रग ट्रांजिट रूट बन गया है। बड़ी मछली पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरी सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, मोरबी की हाल में जो घटना हुई, बहुत दुखद घटना है, मर्माहत करने वाली घटना है, हृदय विदारक घटना है। सरकार के पास न हृदय है, न सरकार के पास कोई दृष्टिकोण है। सरकार अभी भी उसके
जो प्रमुख जो हत्यारा है उसको बचाने की साजिश है। यहाँ तक कि एफआईआर में नाम तक लॉन्च नहीं किया है, कोई बड़ी मछली नहीं पकड़ी है। ये दर्शा रहा है कि गुजरात में प्रधानमंत्री जी गुजरातियों के दर्द के साथ है या पूंजीपतियों के हित के साथ है। जिस तरह से वहां रोजी रोजगार खत्म, जिस तरह से न्याय व्यवस्था खत्म, जिस तरह से लोगों का महंगाई से राहत नहीं, और जिस तरह से लोग परेशान हैं, इस बार वहां बदलाव के लिए लोग तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार ग्राउंड में काम कर रही है और हम वहां पे बदल करके और जनता के हित में वहां काम करने का वचन दिया है। उस वचन ठीक है, वापस हम आते हैं आपके पास। अब रमेश जी के पास चलते हैं। बीजेपी कह रही है कि वो सत्ता में आ रही है, कांग्रेस से अजय जी कह रहे हैं कि आप भ्रम में हैं। कहीं की राहुल गांधी के चुनाव प्रचार संभालने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में या कांग्रेस में गुजरात में जो ऊर्जा आई है, उससे अब आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान होने जा रहा है क्या? अब वही सवाल आपसे उलट के अगर हम पूछ लें तो कि क्या अब आम आदमी पार्टी जो सीधी लड़ाई में थी अब वो पीछे चली गई है? देखिए, राहुल जी अपनी पार्टी का प्रचार करें, ये उनकी पार्टी का आंतरिक नियंत्रण हो सकता है, लेकिन राहुल जी के जाने आने से कोई फर्क अगर पड़ना होता तो तेलंगाना में जिस समय उनकी यात्रा चल रही थी उसी समय एक चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरीके से हारी, यहाँ तक कि जमानत भी जब्त हुई। तो मैं तो नहीं समझता कि राहुल गांधी जी का कोई कनेक्ट रह गया है पब्लिक से। वो सड़क पर चलना है, बड़ी अच्छी बात है। अब आप देखिए कि राहुल जी को भी कांग्रेस पार्टी एकदम अंतिम सहारा मान करके लाई है कि भाई डूब तो रहे ही हैं, तिनके का सहारा तो कम से कम मिल जाए। तो कांग्रेस को पता था कि वो डूब रहे हैं, तब उन्होंने राहुल जी से निवेदन किया होगा कि प्रभु आप आ जाओ, है तो 2 4 5 सीटें आ जाए। 2 अंकों में तो वैसे भी नहीं आ रही। लेकिन बीजेपी सर आपको घेर रही है, गुजरात से नहीं दिल्ली से घेर रही है स्टिंग ऑपरेशंस के जरिए। अरे घेरे ना भाई दिल्ली से। मैं कब कह रहा हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद भी इस बार बचने वाला है? आप देखिएगा इसी एमसीडी के चुनावों में। भाई आप 1 मिनट जरा, मैं गुजरात पे आ जाओ फिर मैं दिल्ली। हाँ भाई, मतलब मेरा गुजरात के संदर्भ में वो सवाल था जी। अब गुजरात की जरा परिस्थितियां देखिए। अभी कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे गांवों में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं जानता। मतलब ये तो मान लिया ना कि शहरों में आप पीछे हो चुके। गांव में पिछली बार इन लोगों का अच्छा नहीं प्रदर्शन ठीक, अरे भाई वो तो 27 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 27 साल से कांग्रेस को कांग्रेस ने भाजपा के लिए कोई सार्थक चुनौती प्रस्तुत नहीं की। बहुत बड़े अंतर से हार करके विपक्ष में बैठते रहे, और वो भी तब जबकि अहमद पटेल साहब थे। अब तो वो भी नहीं है। तीसरी बात मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से गुजरात में अपने पैर जमा करके आगे बढ़ी है, उसने एक बात को निश्चित कर दिया है कि गुजरात की जनता पिछले कई चुनावों से एक सार्थक विकल्प की तलाश में थी। मैं अभी कुछ दिन पहले गुजरात असेंबली के रिकॉर्ड्स की कुछ जानकारियां इंटरनेट से प्राप्त कर रहा था। मैंने देखा कांग्रेस ने कभी ऐसा कोई सब्सटेंशियल इशू नहीं उठाया। आज वो बैठ करके मोरबी का मुद्दा, इसका मुद्दा, उसका मुद्दा गिना रहे हैं। इन मुद्दों पर भाई साहब पिछले साल आप सड़कों पर दिखेगा? नहीं दिखे ना। तो अब वहां की जनता कह रही है कि भाई ये दिल्ली में काम करके दिखा चुके हैं, पंजाब में काम करके दिखा चुके हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम ये वहां लागू कर चुके हैं, वहां पे बेरोजगारी पंजाब में दूर कर रहे हैं, गुजरात में भी करेंगे, वहां 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी, यहां भी करेंगे। मतलब हम एक वादे के पक्के वाली पार्टी के रूप में सामने आ रहे हैं। अब मैं आता हूं दिल्ली में जो ये भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, उसको हम आते हैं, बीजेपी को भी उसमें शामिल करेंगे, फिर आपसे करेंगे अभी डॉक्टर सुनील कौशिक जी से। गुजरात की इस बिसात को आप देख रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव दिलचस्प मोड़ पे आ गई है। राहुल गांधी आ गए हैं, नरेंद्र मोदी वो सारी पुरानी बातें अब सामने लेकर आ रहे हैं। जब उन्हें कहा गया था नीच मौत का सौदागर, नाली का कीड़ा, और कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया जिसमें औकात दिखाने की बात कही गई, उसको भी उन्होंने लपक लिया। और अब ये जो चुनाव है, विकास की बात आते आते हमको लगता है कि ये चुनाव अब सीधे इस तरह के बयानों पर, इस तरह के शब्दों पर आकर सिमटते जा रहा है। देखो आनंद जी, ये गुजरात का चुनाव ही नहीं, यदि पिछले कई चुनाव आप देखोगे स्टेट के, या लोकसभा 2014 या 2019 का आप देखोगे, तो अंतिम समय में यही होता है कि शुरुआत कहीं और से किन्हीं मुद्दों को लेकर के होती है, फिर जाकर के पर्सनल अटैक हो जाता है। और सारे रिकॉर्ड आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में टूटे, कहाँ से किस किस नेता को किस किस पार्टी के नेता ने क्या क्या नहीं कह दिया।
ये पूरे देश ने देखा। दिक्कत ये है कि जो सत्ता में है वो तो लाइन से अलग हटके लाने का प्रयास चुनाव को करेगा, लेकिन विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर के सत्ता में आना चाह रहा है, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उन मुद्दों पर वो टिके रहें, उन मुद्दों को लेकर के वो जनता से कनेक्ट अपने आप को करते रहें, तब सार्थक ये चीजें होंगी। क्योंकि जो सत्ता में रहता है, हर कोई भी पार्टी सत्ता में, कांग्रेस की बहुत दिन सत्ता में रही है, कि जो सत्ता में रहती है पार्टी, वो उसके खिलाफ कुछ रोष तो होता है, और ये रोष दिखता है आपको कि 2012 से या 2017 के आप चुनाव को देखेंगे तो बीजेपी 115 से 99 पे आ गई, 99 पे आ गई। और वोट प्रतिशत आप देखिए कि जब 2012 में मुख्यमंत्री बतौर मोदी जी थे, तब वहां 71% के आसपास वोटिंग हुई, और जाकर के 2017 में 68% के आसपास वोटिंग हुई। लगभग आप देखिए 3-3.5% वोट प्रतिशत घटा, दोनों जब बढ़ना चाहिए। डिफरेंस भी बीजेपी का और कांग्रेस के बीच में अंतर कम हुआ। बिल्कुल। तो निश्चित तौर से उस समय आप मानिए कि जब कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई थी, और जब वोट खोल रहे थे तो हम लोग भी बैठे हुए थे, दोपहर तक सरकार कांग्रेस की बन रही थी, मिठाइयां भी बट गई थी, लंगाड़े भी बजने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे करके देखा कि बीजेपी की सरकार है 77 पे आके टिक गई, वो 99 पे जाकर के पहुंच गए। तो ये स्थिति अब इस चुनाव में आप देखेंगे कि आपकी बड़ी सक्रिय भूमिका है। कांग्रेस अब सक्रिय हो रही है, लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया आपको वहां सक्रिय बने रहने के लिए। बहुत तब मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात का भी डिसाइड कर लिया, कौन प्रदेश अध्यक्ष वहां था, अब प्रत्याशी वहां बदल दिया गया, वो आरोप प्रत्यारोप सब चलता रहता है। लेकिन आप समझिए कि जिस व्यक्ति को कमिटमेंट मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपने कहा, जिस व्यक्ति ने आके भी मीडिया के सामने बहुत सारी बातें कही, तो लगभग 1 साल से 1-1.5 साल से आप तैयारी कर रही थी, और त्रिकोणीय संघर्ष है, इसका फायदा किसको मिलेगा? ये बीजेपी को मिलेगा। तो जब बीजेपी को यह फायदा मिलेगा तो किस स्तर तक मिलेगा? यदि वास्तव में आप वहां बीजेपी को हटाना चाहते हैं और 2024 की तैयारी की बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो एक मंच पे कम से कम विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों को आना चाहिए था, क्योंकि गुजरात से बहुत बड़ा संदेश 2024 के चुनाव को लेकर के जाएगा। लेकिन विपक्ष में बैठे हुए किसी भी बड़े राजनीतिक दल के नेता ने यह करने का प्रयास नहीं किया कि कम से कम विपक्ष में बैठे हुए सारे राजनीतिक दल गुजरात के चुनाव में एक मंच पर तो आए। यदि बीजेपी को आप हराना चाहते हैं तो यह भी एक कूटनीतिक रणनीति बीजेपी की रही कि उन्होंने मंच पर नहीं आने दी। नीतीश जी बहुत सक्रिय हुए, नीतीश जी सक्रिय रहे, वाईएसआर सक्रिय रहे, अब कोई सक्रिय नहीं है। तो वो क्या विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों की जो चल रही थी स्थिति पिछले 6 महीने से, वो धराशायी हो गई। शायद गुजरात के बाद अब उसके बाद फिर कुछ उसके बारे में विपक्ष सोचे और कोई रणनीति बने। लेकिन मनोज पंडित जी भी बीजेपी के नेता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं गुजरात की विसात को लेकर, और अभी हमारे साथ इस चर्चा में प्रोफेसर अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। जो चर्चा हम कर रहे हैं उसमें सवाल आपसे कि प्रधानमंत्री एक स्टार प्रचारक के तौर पर अब गुजरात में है। कल भी उन्होंने 4 जनसभाओं को संबोधित किया, आज भी उन्होंने 3 जनसभाओं को संबोधित किया। आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, उम्मीद अब प्रधानमंत्री पर ही टिकी हुई है कि अगर उनका जादू चल गया तो एक बार फिर 27 साल से 5 साल और उसमें जुड़ जाएगा। लेकिन चुनावी चौसर का जो आप पासा चल रहे हैं गुजरात के लिए, वो आप दिल्ली से चल रहे हैं। आरोप यही लग रहा है कि स्टिंग ऑपरेशन तो यहां हो रहा है, लेकिन साधा जा रहा है वहां पर गुजरात में चुनाव में आम आदमी पार्टी को। आनंद जी, अब चूंकि ये दिल्ली में काम कर रहे हैं, पंजाब में काम कर रहे हैं, तो इनको इनकी असलियत बताई कैसे जाएगी जनता को? आपके कार्य करने के तरीके से ही बताया जा सकता है कि आपका कार्य करने का अनुभव है क्या। भाई हम ये बताते हैं कि हमारा कार्य करने का अनुभव तब तो आपको थोड़ा सा बेचैन कर दिया। हमें कोई बेचैन नहीं किया, हम जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि एक बार हमें भी दे दीजिए मौका, तो हम बताते हैं कि मौका देंगे तो होगा क्या। जहां मौका दिया हुआ है वहां पर क्या हो रहा है, वहां का नतीजा ये आप देखिए ना कि आप जेल में मसाजें हो रही हैं, चीजें चल रही हैं, और स्टिंग ऑपरेशन में एक एक टिकट 80-80 लाख रुपए का बिक रहा है, वो सारे प्रूफ सामने हैं। तो जो केजरीवाल जी कहते थे कि हम वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे और ये नहीं करेंगे, आज वही केजरीवाल जी, मेरा मानना यह है कि इनकी कथनी और करनी दोनों में फर्क है। हमने 26 साल 27 साल राज किया। मैं कौशिक जी की बात से सहमत हूं कि होता क्या है, जहां जो सरकार इतने लंबे टाइम से राज कर रही होती है, कहीं ना कहीं उसका विरोध होता है, पर लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसको हटा दिया जाएगा, वो रहेंगे। लेकिन इतने अच्छे से चुनाव प्रचार अभी तक चल रहा था, विकास की बातें हो रही थी, आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि फिर वही पुरानी चीजें
जो बार बार 2014 से जिन शब्दों के इस्तेमाल को लेकर कई उस पर चुनाव हो चुके, नीच, मौत का सौदागर, नाली का कीड़ा, ये सारी बातें तो हो चुकी हैं, फिर उसको लाने की क्या जरूरत आ पड़ी? कुछ ना कुछ तो आपको दिक्कतें महसूस हो रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से, जब राहुल भी चुनाव प्रचार में आ गए। आनंद जी, दिक्कतें कुछ नहीं होती। जब चुनाव लड़ा जाता है तो ये जनता के सामने एक चीजें रखी जाती है कि उनमें और हमें फर्क क्या है। जनता कंपेयर करेगी तभी तो वोटिंग करेगी भाई। वो देखेंगे उनकी कथनी करने में और हमारी कथनी करने में फर्क तो है नहीं भाई। जो फर्क है वो दिखाया जा रहा है। ये फर्क है, आप देख लीजिए कि बाद में आएंगे तो क्या करेंगे, जहां 2 राज्यों में चल रहा है वहां क्या कर रहे हैं ये लोग। तो अगर आपने मौका दिया तो कल को आपके साथ भी ऐसा होगा और आपके बाद 5 साल के बाद आप कहीं रोने के लिए कंधा मिलेगा नहीं आपको। इसलिए आप देख लीजिए हो क्या रहा है। लेकिन अजय जी, अब एक चीज और है कि अगर 2017 की हम बात करें, 2012 में जो आप लोगों का डिफरेंस था वो करीब करीब 10% का डिफरेंस था जिससे आप हारे। 2017 में बहुत अच्छी लड़ाई आपने लड़ी, कांग्रेस को सबसे कम सीटों में उन 27 साल के दौरान आपने लाकर रख दिया। 100 का आंकड़ा भी वो नहीं पार कर पाए, करीब करीब 7.5-8% का डिफरेंस रह गया था। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोगों की बहुत अच्छा नतीजा आया था, रिजल्ट आया था। 36 पर बीजेपी को समेट दिया था और 57 सीटें आपने ली थी 98 सीटों में। वोट परसेंटेज भी वहां पर आपका ज्यादा था और इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि आदिवासियों में आप लोगों की पैठ थी। लेकिन एक सेटबैक, एक झटका आपको लग गया चुनाव से ठीक पहले। जो सबसे पुराने विधायक थे, लंबे समय से जो विधायक थे, आदिवासी नेता मोहन सिंह राठवा, 50 साल से वो थे एमएलए, वो आपको छोड़कर बीजेपी में आ गए। तो थोड़ा आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि दिक्कतें आएंगी उन इलाकों में, आदिवासी इलाके में, ग्रामीण इलाके में। देखिए आनंद जी, आप जानते हैं जिस तरह से जल जंगल जमीन की लड़ाई रही है और लगातार उस लड़ाई को ये सरकार, वर्तमान सरकार कमजोर करने का प्रयास किया है। अभी आदिवासी जो कानून थे, जो जंगल के राइट्स थे, जो हम लोगों ने 2006 में उसको दिया था, उसको किस तरह ये सरकार विड्रॉ करने का, उसको कमजोर करने का प्रयास की है। तो आदिवासी समाज इसको अच्छे तरह से जानता है। जहां तक बात ओवरऑल गुजरात की है और ग्रामीण क्षेत्रों की बात है, आपने देखा है निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हम पर भरोसा करते हैं। हाँ, शहरी क्षेत्र में निश्चित तौर पर थोड़ी कमियां रही, हमें कुछ हमारे संगठनात्मक कमियां भी थी, लेकिन पिछले वर्षों में हमने उस पर भी प्रयास किया है ईमानदारी से। और 5 साल में जिस तरह 3 मुख्यमंत्री बदले गए भाजपा के द्वारा, मनोज भाई नहीं कह पा रहे हैं अलग बात है, लेकिन सच्चाई ये भी जानते हैं कि 5 साल में जिस तरह से वहां कुशासन चला है भाजपा का, जिस तरह से वहां पे सरकार को अपने एंटी इनकमेंसी के लिए मुख्यमंत्री तो अजय भाई, ये भारतीय जनता पार्टी है, 4 मुख्यमंत्री बदले तो फर्क नहीं पड़ता। आप राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बदल पा रहे हैं। आप देखिए कि क्या हालत हो गई है राजस्थान में। एक मुख्यमंत्री नहीं बदल सकते आप। पूरी कांग्रेस एक तरफ और एक मुख्यमंत्री एक तरफ। एक बार अजय जी बात पूरी कर लें, फिर आपके पास हम आएंगे। जी अजय जी, मेरा इसमें यह भी था सबमिशन सर कि अजय जी कि क्योंकि अगर 2017 के चुनाव को हम लोग देखें, आपका जो अच्छा परफॉर्मेंस रहा उसमें पाटीदार आंदोलन की भी भूमिका रही, उसमें हार्दिक पटेल की भी भूमिका रही। हार्दिक पटेल अब इधर आ गए हैं, बीजेपी में आ गए हैं, अल्पेश ठाकुर बीजेपी में आ गए हैं। जो एक सोलंकी साहब ने खाम वाला जो लिया था, उसमें भी आप देखिए कि दलित के साधा अपनी तरफ जो अच्छा परफॉर्मेंस था वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ रहा होगा इसे। आनंद जी, ये जो है मुद्दे थे, ये जाति समाज और वहां के गुजरात के मुद्दे थे, व्यक्ति के मुद्दे नहीं थे। कोई व्यक्ति हो सकता है थोड़ा उसकी अपनी पैठ रही हो उस समाज में, लेकिन व्यक्ति के कारण वो मुद्दे आज खत्म नहीं हुए। सरकार यदि खत्म कर देती वो मुद्दे, पाटीदार समाज वहां किसानों का एक बड़ा वर्ग है। किसानों की हालत क्या है? 32 रुपए आमदनी है प्रतिरोज गुजरात में। आज प्रतिरोज 9 लोगों की मौत हो रही है वहां गुजरात में किसानी के उसमें गलतियों के कारण, कमियों के कारण, कर्ज के कारण लगभग 56,000 जो है प्रति किसान पर कर्ज आज है। क्या सरकार इस पर कोई काम की? नहीं की। दूसरी बात, आपने आदिवासी समाज की कहा, उस समस्या मैंने बताई। उसी तरह जो बाकी लोग हैं, ठीक है, परिस्थितियां थोड़ी ऊपर नीचे जरूर है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि लोगों के मुद्दे जो आज थे वो एड्रेस कर रही है वहां की जनता। और मुद्दों पर यदि बात करेंगे तो प्रधानमंत्री जी को क्योंकि बार बार इसीलिए जाना पड़ रहा है, उन्हें यह एहसास हो चुका है कि जिनके हाथों में गुजरात को उन्होंने छोड़ा था, उन लोगों ने गुजरात को रौंद डाला है।
गुजरात का जो 3 मुद्दा मैं जल्दी से आपको पुनः एक बोलना चाहूंगा। मोरबी की हत्या का सबने देखा है अभी क्या हाल हुआ। एक उस पे जो उसका जो जयसुख पटेल साहब है, उन पर न नाम आया, न उनका FIR में नाम लॉन्च हुआ। जो कंपनी वो बनाई थी और जिस कंपनी के वो हवाले था, इतने लोगों की मौत का सौदागर वो आदमी है, लेकिन उसको कोई अभी तक पकड़ने की बात तक नहीं आई। क्या गुजरात की जनता ये नहीं देख रही है? शराबबंदी महात्मा गांधी की कर्मभूमि है, वो जन्मभूमि है, वो पटेल साहब की जन्मभूमि है। शराबबंदी आपने की, उसके बाद सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। ड्रग्स का और शराब का वहां पे एक तरह से अवैध बिजनेस चल रहा है। इस पर सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है। कानून व्यवस्था बहुत हो चुकी है। सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा राजा कानून व्यवस्था की गिरती हालत यदि बात करें तो 70% 2 साल में गिरावट आई है वहां क्राइम रेट वहां है। तो इन सारी चीजों को लोग समझ रहे हैं। दूसरी बात, अंतिम बात मैं बोलना चाह रहा हूं, हेल्थ के मैटर पर प्रति व्यक्ति मात्र 5 रुपए खर्चे लोग कर पा रहे हैं। कोई नया बड़ा हॉस्पिटल नहीं, कोई डॉक्टर का जो हालत है, सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में 90% डॉक्टर, पैरामेडिक मेडिकल जो स्टाफ है वो पद खाली पड़े हैं। शिक्षकों का पद खाली पड़ा है। 8000 विद्यालय आपने बंद कर दिया और पेपर लीक लगातार हो रहे हैं। वहां गुजरात की जनता इन मुद्दों पर इस बार वोट करेगी और लगातार कांग्रेस को समर्थन बढ़ा रही है। इस बार मंत्री अभी है, वो मुख्यमंत्री नहीं। समर्थन से मैं देख रहा हूं जो ग्रामीण क्षेत्रों का जो हाल है, आम आदमी पार्टी को मैं आपके ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज नोट कीजिए टाइमिंग मेरा। ऐसा आंकड़ा आ गया कि 2-4 सीटें कम हो गई, ऐसा आंकड़ा आ गया 2-4 सीटें कम हो गई और वो 2-4 सीटें आप पार्टी को मिल गई तो क्या करेंगे आप? 10 सेकंड दीजिए। 0 पर आउट नहीं हुई, 0 पर 0 सीट नहीं हुई, 0 सीट से ज्यादा क्या गई ऑन रिकॉर्ड है, माफी मांग लूंगा। ठीक है, ये एक सहयोग की तो ठीक है। रमेश जी जरूर इस पर कुछ बोलेंगे। रमेश जी फाइट भाजपा कांग्रेस में है। रमेश जी के साथ ही इसमें कि अब जो सवाल सुनील जी ने अजय जी से पूछा उसको भी उसमें शामिल करते हुए उसको आप लेकिन मुद्दे जो है वो बीजेपी के खिलाफ आप भी हैं, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस भी है। जनता को चुनना है में कांग्रेस को कि राज को उन लोगों ने देखा है। कांग्रेस सबसे ज्यादा सीट अगर अभी तक कांग्रेस ने लाई है तो माधव सिंह सोलंकी के समय कांग्रेस में ही गुजरात में 149 सीट के करीब आई थी। तो आप को पीछे ढकेल के आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा ऐसा जो कि कांग्रेस से अलग है और जनता को आप कर रहे होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है पब्लिक का कॉन्फिडेंस। कांग्रेस ने वहां सबसे ज्यादा सीटों का रिकॉर्ड बनाया था सोलंकी साहब के टाइम में। खाम मतलब जातियों का एक गुटबंदी करके, गोलबंदी करके उन्होंने उतनी सीटों का रिकॉर्ड बनाया था, वो जातिगत पॉलिटिक्स से। दूसरी बात, अगर कांग्रेस वहां पे इतनी ही पॉपुलर और इतनी ही शासन में कामयाब थी तो उसे हटाया क्यों गया? उसे हटाया इसीलिए गया ना कि शासन में उनसे गड़बड़ियां हुई और जनता उनसे नाराज हुई तो उनको हटा दिया। अब भाजपा को सत्ता में लाए, भाजपा के खिलाफ कांग्रेस ये मुद्दे, बेरोजगारी क्या एक दिन में हो गई भैया? हमारे कांग्रेस के मित्र से बेरोजगारी क्या एक दिन में हो गई? जो अर्थव्यवस्था की हालत है वहां क्या एक दिन में खराब हो गई? क्या ये मुद्दे एक दिन के हैं? नहीं, ये मुद्दे एक दिन में हुए, ये मुद्दे कई वर्षों में हुए। और उन मुद्दों पर आपने ऐसा संघर्ष नहीं किया जिससे जनता की नजर में आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए दिखाई दे सके। और आप देखिए ना, विधानसभा का चुनाव अपनी जगह पे रख दीजिए, वहां जितनी नगर पालिकाएं हैं उसमें से कितने में कांग्रेस चुनावी सफलता हासिल कर चुकी है? ग्राम पंचायतें हैं उसमें से कितने में कांग्रेस सफलता हासिल कर चुकी है? किसी भी चुनाव में क्या आप भाजपा से आगे निकल पाए? नहीं निकल पाए। क्यों? क्योंकि जनता आपके ऊपर विकल्प के रूप में भाई भरोसा नहीं करती और अब वो तीसरा विकल्प चाहती है। इसीलिए हमारी सभाओं में भीड़ आ रही है। लोकल सेल बॉडी के चुनाव में जनता ने आपको भी तो कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया। अब मैं बताऊं, लोकल सेल में सूरत बहुत बड़ा एग्जांपल है। सूरत में हमारी 27 सीटें आई और कांग्रेस 0 हो गई। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि ग्राउंड लेवल पर
कांग्रेस से लोग विमुख हो चुके हैं और अब वो तीसरे विकल्प को अपनाने को तैयार है। अच्छा, तो क्या अगर वैसी स्थिति आती है, सुनील जी जो बोल रहे हैं, वैसे में क्या हो सकता है? जो देखो, ये तो श्रीवास्तव जी इस बात को भी जानते होंगे, ये जनता का टेस्ट है। क्या कांग्रेस स्पेस भी दे रही है? क्या वही कहूंगा, आपको विधानसभा में स्वीकार कर लेती है, लोकसभा में दिल्ली की जनता स्वीकार नहीं करती है आपको। एमसीडी में बीजेपी को स्वीकार करती आई है। तो हो सकता है कि जहां सूरत की आप चर्चा कर रहे हैं या नगर पालिका नगर निगम जहां जीते हैं, वहां हो सकता है कि विधानसभा में आपको न पसंद करें, नगर निगम नगर पालिका के चुनाव में पसंद कर लिया हो। लेकिन हाँ, ये निश्चित बात है कि आप पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है, निश्चित तौर से वहां त्रिकोणीय संघर्ष होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अजय जी की बात से बिल्कुल ये मैं सहमत नहीं हूं कि केवल 0 पे आकर के आप पार्टी टिक जाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि त्रिकोणीय संघर्ष में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप पार्टी को और कांग्रेस के सहयोग, एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता पड़े, कि जनता का मूड कुछ अलग हटके होता है। कहीं ऐसा कभी कभी होता, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि बीजेपी सत्ता में नहीं आई और आपने जिस तरीके से 2017 में चुनाव लड़ा और बहुत अच्छी सीट आप लेकर के वहां आए, बीजेपी की बहुत सारी सीटें घट गई वहां पर। ऐसी स्थिति में लाकर के आपको खड़ा कर दिया, तो ऐसा ना हो कि आप पार्टी बीजेपी के साथ तो नहीं जाएगी, कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, तो होगा कौन? याद आपने दिल्ली में पहली बार हुआ 92 का आंकड़ा आप बीजेपी न छू पाई, हो सकता है 80-85 पे आके टिक गई, और ऐसा गणित वहां खड़ा हो गया, तो फिर क्या होगा? मध्यावधि चुनाव होंगे या कांग्रेस या आप पार्टी एक दूसरे का समर्थन लेंगे? ये थोड़ा सा सवाल खड़ा होता है। मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ दूं, बहुत मुझसे ज्यादा अनुभवी विश्लेषक हैं, कई चुनावों को देखा है, कई नेताओं से बात हुई हो, ज्यादा जानकारियां होंगी आपके पास। अगर कौशिक साहब ये बात कह रहे हैं कि भाजपा बहुमत से नीचे रह गई, तो मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से पूरे देश को संदेश दे रहा हूं, भाजपा को हरा सकने का श्रेय फिर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का 27 साल पुराना रिकॉर्ड तो ये नहीं कहता। अब सवाल आया कि कुछ सीटें कांग्रेस की, कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी। हमारा संदेश देने का काम तो पूरा हो गया कि हमने एंट्री मारी तो बीजेपी पीछे हो गई। अब रही बात कि हाँ जी क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि उस स्थिति में क्या होगा, वही होगा जो गोवा में हुआ। कांग्रेस के लोग ही उनसे जाके मिलेंगे, वही होगा जो महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, वही तो ये फॉर्मूला बता दिया। मनोज जी जरूर बोलेंगे एक आखिरी मनोज जी। हाँ ठीक है, लेकिन एक चीज है कि आप लोग अब उन्हीं लोगों के भरोसे चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस से लाए मोहन सिंह राठवा को आदिवासी इलाके में पैठ बनाने के लिए, जो सबसे पुराने एमएलए हैं, उनके भरोसे, अल्पेश के भरोसे, हार्दिक के भरोसे, आप इन्हीं लोगों के भरोसे चुनाव जीतने की कोशिश में हैं। नहीं आनंद जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि सपने देखने का अधिकार सबको है और देखने भी चाहिए। जब आप सपने देखेंगे नहीं तो साकार कैसे होंगे? ये बहुत अच्छी बात है, ये लोग सपने देख रहे हैं। सरकार बीजेपी ही बनाएगी और आप और हम इस मंच पे जब वोटिंग होगी, चीजें होगी, तो हम और आप सब बैठे होंगे और फिर आपको पता चलेगा कि नतीजा क्या आता है। और अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करने में तो कोई दिक्कत है नहीं। पर मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, वहाँ पर भी, हिमाचल में भी, जो हम लोग वहाँ मेहनत कर रहे हैं और जो चीज़ों का नतीजे सामने आ रहे हैं। तो फिर उन लोगों से मदद लेने की क्या जरूरत है? उनके लोगों को लाकर अपनी पार्टी में मदद लेने की आवश्यकता नहीं है। ये तो ठीक है भाई, ये तो 27 साल का था आपके कार्यकर्ता, अपने कार्यकर्ता के बदौलत आप चुनाव लड़ते हो। देखो ऐसा होता है, अब आप देखिए ना, चुनावी जब बिहार चलती है तो बहुत सारे लोग इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं और ये सब चलता है। ये सिस्टम है, इसको कोई नहीं बदल सकता। भाजपा के लोग भी गए भाई, भाजपा के लोग भी गए हैं, ऐसा तो है नहीं कोई नहीं गए हैं। जो असंतुष्ट लोग हैं उनको तो कहीं ना कहीं जाके ही संतुष्टि मिलनी होती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, चुनावी बिसात गुजरात में भिज चुकी है और अब और दिलचस्प हो गया है। कह रहे हैं सुनील कौशिक जी कि चुनाव आमने सामने नहीं, त्रिकोणात्मक है। अजय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है, दावा कर रहे हैं। मनोज जी का अपना एनालिसिस है कि हम ही सत्ता में आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम जनता तक पहुंचे हैं, उनके लिए हमने संघर्ष किया है और जनता हमें वहां पर मौका देगी। अब 1 तारीख और 5 तारीख को 182 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि नतीजा कैसा होता है। 140 प्लस बीजेपी का दावा सच होता है या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए मनोज पंडित जी, प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, रमेश श्रीवास्तव जी और सुनील कौशिक जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज इतना ही। जुड़े रहिए सारा समय के साथ।